हाय एवरीबॉडी। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ एंड डेबाय-हकल थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, डाइल्यूशन के बारे में हमने पहले भी काफ़ी कुछ पढ़ लिया है कि डाइल्यूशन का इफेक्ट कंडक्टेंस पे क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस पे क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे कैसे इफेक्ट होता है डाइल्यूशन का। तो अभी ये लॉज जो दिए गए हैं ये उस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे दिए गए हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर हो तो क्या इफेक्ट होता है कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पे, और अगर वीक है तो क्या इफेक्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, यहाँ पे हमें डाइल्यूशन का मतलब पता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं। डाइल्यूशन इंक्रीज करना मतलब कि हम कुछ अलग से सॉल्यूशन उसमें ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट को हम डिसॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो थ्योरी, जिस थ्योरी को इसने यूज किया वो थी Arrhenius theory of electrolytic dissociation। ओस्वाल्ड ने अरेनियस थ्योरी को यूज़ किया। अब देखो, अरेनियस थ्योरी कुछ अलग से कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमने अभी तक जितना पढ़ा है ना उसमें हम यूज़ भी कर चुके हैं इस थ्योरी को। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो ओस्वाल्ड ने यूज़ किए। तो देखो, अरेनियस ने क्या बताया कि जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट एक्वस सॉल्यूशन में जब डिसॉल्व होता है तो वो कैटायंस और एनायंस में क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, जब भी हम यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो जाता है, एनायंस और कैटायंस का, डिसोसिएट हो जाता है वो। क्लियर, ये अरेनियस का फर्स्ट पॉइंट था। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन aqueous solution undergo spontaneous dissociation into ions। अब ये ions कैटायंस भी हो सकते हैं, कैटायंस और एनायंस ही होते हैं। देखो, हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को जब डिसॉल्व करते हैं ना एक्वस सॉल्यूशन में, जैसे कि हमने ए भी ले लिया तो ए प्लस और बी माइनस, एनायन और कैटायन वो फॉर्म कर देता है। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट, ये ओस्वाल्ड ने इस थ्योरी में, अरेनियस के इस पॉइंट को यूज़ किया। तो अब देखो नेक्स्ट, अरेनियस का जो दूसरा पॉइंट ओस्वाल्ड ने यूज़ किया वो ये था कि देयर इज dynamic equilibrium between the unionized molecule and the ions। आरेनियस ने क्या बताया कि हमेशा अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल और आयंस के बीच में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होता है। मतलब कि यहाँ पे अब ये तो क्लियर हो गया कि डिसोसिएशन के बाद अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे बच रही है, इसने कंसीडर किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात की है। यहाँ पे किसके बारे में बात हुई है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। ये कैसे पता चला, देखो मैं बताती हूँ आपको। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जिनका इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन जिनका होता है। ठीक है, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन से क्या मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से ब्रेक नहीं होगा आयंस में, कुछ ना कुछ उसके मॉलिक्यूल्स अनआयनाइज्ड भी बचेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन शो कर रहे हैं, तो जैसे हमने ए बी लिया तो यहाँ पे ए प्लस बी माइनस
ठीक है, ये ब्रेक होके आयंस बन गए ऐसे A+B-, लेकिन यहाँ पे पूरा डिसोसिएशन नहीं होता, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे अनआयनाइज्ड फॉर्म में भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये जो प्रेजेंट है ना अनआयनाइज्ड और आयंस, इनके बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। देखो जैसे हमने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लिया AB, ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम होगा अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल और आयंस के बीच में। क्लियर हुआ इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है तो हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम पे क्या कंसंट्रेशन होगी उसकी बात करते हैं। देखो इनिशियल कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इनिशियल कंसंट्रेशन हम AB की इलेक्ट्रोलाइट की C मान लेते हैं, ठीक है, और इनिशियली जो आयंस हैं वो फॉर्म नहीं होंगे, इनिशियल स्टेज में थोड़ी फॉर्म होते हैं, वो तो डिसोसिएट हो जाएगा, उसके बाद आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना, अभी तो आयंस 0 हैं। अब इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन की बात करें, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन में क्या चेंज हो जाएगा, देखो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मैंने आपको बताया था, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ यहाँ पे। देखो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ डिसोसिएटेड आयंस, ठीक है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन हमें पता है, इसको मैं x लिख रही हूँ अभी, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको x लिख रही हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितनी है, C। अब मुझे यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ डिसोसिएटेड आयंस पता करनी है, तो मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, अल्फा C। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे मैंने डिसोसिएटेड आयंस की कंसंट्रेशन निकाली है, तो वो कितनी हो रही है, अल्फा C। ठीक है, अब टोटल कंसंट्रेशन कितनी थी, टोटल कंसंट्रेशन कितनी थी, C में से जो C अल्फा था वो इतनी कंसंट्रेशन तो आयंस में कन्वर्ट हो गई, तो टोटल कंसंट्रेशन में से इतनी कंसंट्रेशन हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये किसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन आ जाएगी इलेक्ट्रोलाइट की। तो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस अल्फा, C कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, C1 माइनस अल्फा। क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम पे कितनी है, अल्फा C इंटू अल्फा C, क्योंकि यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं ना, तो दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, अल्फा C। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम कितना है, C1 माइनस अल्फा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा अल्फा स्क्वायर C ऑलरेडी नीचे प्रेजेंट है, तो एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये क्या आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। ठीक है, इस K को अब इस सिचुएशन में जब हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पे यूज कर लिया, तो अब हम इस K को क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, के यहाँ पे क्या हो गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो इक्वेशन आई, ये क्या हुई, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर
ओसवाल्ड्स डिल्यूशन लॉ, ओसवाल्ड डिल्यूशन लॉ का ये क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर हुआ। यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि हमने यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात की है। क्लियर। तो ये जो लॉ था ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे एप्लीकेबल था। देखो, दिस लॉ holds good for weak electrolytes. Example, acetic acid, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये सारे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी, तो ये इनके लिए एप्लीकेबल था। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे तो ये लॉ अप्लाई हो रहा था। लेकिन अगर अब हम बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि NaCl, KCl, ठीक है, HCl, NaF, तो इनके केस में क्या देखा गया, इन जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का एक्सरे एनालिसिस किया गया तो उससे ये देखा गया कि इनका जो क्रिस्टल लैटिस होता है उस क्रिस्टल लैटिस में ही ये एक्सक्लूसिवली आयन से फॉर्म होते हैं। मतलब जब ये एज अ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ना, और इनका क्रिस्टल जो होता है उसमें भी ये आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। देखो यहाँ पे तो एक ही का हो रहा है ना, जो मैंने एग्जांपल लिए हैं, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ऐसे बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड से अटैच है यहाँ पे ये, और क्या बोल देते हैं हम, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। इनको क्या बोल देते हैं हम, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी आयंस में प्रेजेंट है, इवन इन देयर सॉलिड फॉर्म। ये किस में है, सॉलिड फॉर्म में भी ये आयंस में प्रेजेंट है। तो जब हम इन्हें एक्वस सॉल्यूशन में डाल देंगे तो ये आयंस जितने भी डिसोसिएट हो रहे थे, अगर ये क्लोज भी हैं तो लिक्विड सॉल्यूशन में जाके ये और आयंस फॉर्म कर देंगे। ठीक है, ब्रेक हो जाएंगे अपने रेस्पेक्टिव आयंस में। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे कोई भी अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल जैसी सिचुएशन नहीं आएगी। यहाँ पे कोई भी अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल नहीं बचेगा। अब जब यहाँ पे अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल नहीं है तो अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल और आयंस के बीच में जो इक्विलिब्रियम फॉर्म हो रहा था ना, डायनामिक इक्विलिब्रियम जिसको हम बोल रहे थे, तो वो यहाँ पे इक्विलिब्रियम फॉर्म ही नहीं होगा। हम उस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कर ही नहीं सकते, जो कि किसका लॉ था, ओसवाल्ड का लॉ था। तो ओसवाल्ड का लॉ यहाँ पे क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में फेल हो जाता है। तो ये ओसवाल्ड और डाइल्यूशन लॉ की क्या हो जाती है, लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, दिस लॉ doesn't hold good in the case of strong electrolytes। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये लॉ क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। क्लियर हुआ। तो अब बात आती है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इफेक्ट अब हम कैसे स्टडी करेंगे। तो उसके लिए डिबाय-हकल ने अपनी थ्योरी दी, डिबाय-हकल थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो उसमें हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, समझ आया। ओसवाल्ड डिल्यूशन लॉ, ओसवाल्ड डिल्यूशन लॉ में देखो हमने क्या क्या देखा। सबसे पहली चीज़ तो ये सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे अप्लाई होगा, क्योंकि वहीं पर हमें अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल और आयंस मिलेंगे जिनके बीच में डायनामिक इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है तो हम वहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई कर सकते हैं। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हुए हम उसमें
कंसंट्रेशन के साथ कितने चेंजेस आयंस की कंसंट्रेशन में आ रहा है वो हम देख सकते हैं, ठीक है। और जब हमें अल्फा पता चल गया, हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से ही तो किया है ना वहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में, जब हमें अल्फा की वैल्यू पता चल गई तो हम इजीली किसकी वैल्यू पता कर सकते हैं, कंडक्टेंस की, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हम इस तरीके से देखते हैं। क्लियर हुआ? अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं, डेबाय-हकल थ्योरी। देखो डेबाय और हकल साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1923 में एक अपनी थ्योरी दी, ठीक है, जिसमें उन्होंने पहली चीज ये बोली कि ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली, देखो इलेक्ट्रोलाइट्स, अब यहाँ पे डेबाय-हकल थ्योरी में जब भी मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ही बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आप मेंशन कर लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही। ऑल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली आयनाइज्ड और डिसोसिएटेड इनटू आयंस in aqueous solution at all concentration। इसका मतलब समझो कि जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जब हम ले रहे हैं तो हम कितनी भी कंसंट्रेशन ले लें, मैंने 1 ml सॉल्यूशन लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है, तो अब मैं कंसंट्रेशन कितनी भी लूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, कितने भी कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में आके वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी भी हो, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा वो हमेशा कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। मतलब अल्फा की जो वैल्यू होगी, देखो ऊपर, अब मैं बार बार नहीं बता रही हूँ, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयंस ऊपर आ जाएंगे, कंसंट्रेशन डिसोसिएटेड आयंस की ऊपर आएगी, और नीचे डिनोमिनेटर में हम लिख रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो वो इस केस में यहाँ पे भी उतना ही इक्वल नंबर, यहाँ पे भी उतना ही इक्वल नंबर, तो वो क्या आएगा 1, ठीक है। अल्फा की वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होती है 1, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरी चीज कि यहाँ पे सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो अगर हम सॉल्यूशन जो होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। अगर हम सॉल्वेंट की नेचर को वेरी करें, सॉल्वेंट की नेचर अगर हम अलग अलग लेते हैं तो यहाँ पे कंसंट्रेशन पर भी इफेक्ट आता है, आयंस की कंसंट्रेशन पर यहाँ पे इफेक्ट आता है। वो कैसे आता है अब देखो, एक बार मैं सॉल्वेंट ले रही हूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस की बात हो रही है, एक बार मैं सॉल्वेंट ले रही हूँ वाटर, और एक बार मैं सॉल्वेंट लेती हूँ इथेनॉल, ठीक है। H2O का जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो कैसा होता है, हाई होता है, हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वाटर का। क्लियर? तो हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका होता है, एक रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है इसमें, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटर आयनिक अट्रैक्शन के, इंटर आयनिक अट्रैक्शन, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये क्या होती है, जो जिस फोर्स से आयंस, अपोजिट चार्ज्ड आयंस एक दूसरे के पास आते हैं, उस मतलब ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो इसी फोर्स की वजह से तो करते हैं। तो जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा उसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कम हो जाएगा। देखो अभी समझ आएगा। और ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिस्टेंस बिटवीन दी आयंस। क्लियर? ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है। अब यहाँ पे देखो वाटर का मैं क्या बोल रही हूँ, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा है, हाई है। अभी इथेनॉल की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं वाटर की बात हो रही है सिर्फ।
यहाँ पे हमने एक कंटेनर लिया और इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है AB, ठीक है। तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो गया, ठीक है। दो आयंस ले रहे हैं। अब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा है, हाई है। तो क्या होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस मतलब ये ऐसे प्रेजेंट थे ना, तो जब यहाँ पे हमने वाटर डाला है तो इनकी डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये दूर दूर हो जाएंगे। और दूर दूर हो गए तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो अपने आप ही कम हो गई ना, तभी तो वो दूर हुए जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो गई। समझ आया। तो जब हम हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेते हैं तो आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाती है। ये क्लियर हुआ यहाँ तक अभी। अब देखो, अब हम इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल के केस में क्या होगा, लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, क्लियर। लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मतलब क्या हुआ, इसके अब आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, कम हो जाएगा। मतलब आयंस जो हैं अगर वो दूर दूर प्रेजेंट थे, तो जब हम इथेनॉल में इस इलेक्ट्रोलाइट को डालेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पास पास आ जाएंगे, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बढ़ जाएगा। क्लियर हुई ये चीज़, बहुत सिंपल है, आपको बस ये रिलेशन पता होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से आप सीधा ये बता सकते हो कि डिस्टेंस, जो आयंस के बीच में डिस्टेंस है वो बढ़ेगी या कम होगी। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो, अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो हर कंसंट्रेशन पे क्या हो रहे हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है। अब जब हमने इथेनॉल के केस में बात की लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर, ठीक है, तब क्या हो रहा था कि जो आयंस थे, ठीक है, किसी आयंस थे वो क्या हो रहे थे, पास पास आ गए थे। तो यहाँ पे ये आयनाइज्ड तो हो गए, हम इन्हें आयनाइज्ड तो बोल सकते हैं कि ये आयनाइज्ड हो गए, लेकिन डिसोसिएट नहीं हुए। और जब डिसोसिएशन नहीं हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कुछ, हम पूरा यहाँ पे डिसोसिएशन नहीं हो रहा, तो इससे मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो कंडक्टेंस थी वो यहाँ पे थोड़ी डिक्रीज हुई, ठीक है। कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस यहाँ पे थोड़ी डिक्रीज हुई। अब जबकि हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या पढ़ा है कि कोई भी कंसंट्रेशन हो, यहाँ पे क्या होगा, हमेशा सारे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। लेकिन अब हमने जब सॉल्वेंट की नेचर चेंज की तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कंडक्टेंस जो है वो कम भी हो रही है, ठीक है, और इसी तरह से कंडक्टेंस बढ़ती भी है। तो अब कंफ्यूजन ये आया कि इसका रीज़न क्या होगा, क्योंकि आर्रेनियस ने जो एक्सप्लेनेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखो वो कैसे इस पे सूट ही नहीं करेगी। जैसे हमने कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन जब हम इंक्रीज कर रहे हैं, डाइल्यूशन जब हम इंक्रीज कर रहे हैं, डाइल्यूशन लिख लो, डाइल्यूशन जब हम इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, मोलर कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो रही है। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर हम आर्रेनियस के अकॉर्डिंग देखें, जिसने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से देखा था, आर्रेनियस ने क्या बताया था कि मोलर कंडक्टेंस इसलिए इंक्रीज हो रही है क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की अगर हम बात करें तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 होता है,
किसी भी कंसंट्रेशन में जब वो एक बार 1 आ गया, सारे डिसोसिएट हो चुके, तो फर्दर डाइल्यूशन इंक्रीज करने से, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से कंडक्टेंस इंक्रीज क्यों हो रही है? यहाँ पे तो जब 1 हो गई उसके बाद तो बढ़नी ही नहीं चाहिए। 1 से ज़्यादा तो क्या होगा जब सारे ही डिसोसिएट हो गए। और यहाँ पे अगर हम कम का देखें, कंसंट्रेशन कम करने पे लैम्डा एम डिक्रीज हो जाए, तो उसका भी रीज़न हम यहाँ से नहीं देख सकते आरेनियस से। आरेनियस ने जो बताया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से, इससे हम बिल्कुल भी ये पता नहीं कर सकते कि यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ाने पे मोलर कंडक्टेंस कैसे इंक्रीज हो रही है और कैसे डिक्रीज करने पे डिक्रीज हो रही है। तो डिबाय हकल ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि ये क्यों हो रहा है, और आरेनियस ने जो एक्सप्लेनेशन दी उसको उन्होंने क्या बताया? गलत बताया। क्योंकि यहाँ पे तो हर कंसंट्रेशन पे इन्होंने बोला कि 1 हो जाएगी। अब जब एक बार 1 हो गई तो फर्दर कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से कोई चेंज नहीं आना चाहिए, जबकि चेंज आता है। ठीक है, तो उसका रीज़न दिया था डिबाय हकल ने। देखो क्या दिया था, बहुत ध्यान से समझना। डिबाय और हकल ने क्या किया, उन्होंने बोला कि यहाँ पे जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, ठीक है, जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं तो यहाँ पे सारे आयंस बन गए। ठीक है, मान ली उन्होंने ये बात कि डिसोसिएशन हो गया, मान लिया। लेकिन अब फर्दर कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पे क्या हुआ? कंसंट्रेशन इंक्रीज का मतलब समझो पहले तो। कंसंट्रेशन होती क्या है? मोल पर वॉल्यूम। अब कंसंट्रेशन जब इंक्रीज हो रही है, ये वैल्यू जब इंक्रीज हो रही है, मतलब हम नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं 1 ml ऑफ वॉल्यूम में। तो यहाँ पे वॉल्यूम उतना ही है, और मोल्स को, हम नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे जब इंक्रीज होंगे तो देखो यहाँ पे और भी मोल्स आ जाएंगे। ऐसे कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे और भी मोल्स आ गए। ठीक है, आगे तो अब ये क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि इतने ही वॉल्यूम में और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ गए। इसका मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस जो होगा बिटवीन द आयंस, वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और डिस्टेंस डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे जो मोबिलिटी थी आयंस के बीच में, वो भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और मोबिलिटी ऑफ आयंस से ही तो क्या होता है? कंडक्टेंस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? कंडक्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। मोलर कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इससे मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कंसंट्रेशन जब हमने इंक्रीज की है, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पे मोलर कंडक्टेंस क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ये जस्टिफाइड रीज़न था कि यहाँ पे जब हम कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो अपने आप जो मोल्स हैं, आयंस हैं, उनका नंबर बढ़ रहा है। तो जब उतने ही वॉल्यूम में ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं, आयंस आ रहे हैं, मोल्स नहीं सॉरी आयंस आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है? उनके बीच में डिस्टेंस कम हो रही है। और डिस्टेंस कम होने की वजह से यहाँ पे मोबिलिटी, टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसलिए मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्दर हम और कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करेंगे तो और आयंस आते जाएंगे, डिस्टेंस और डिक्रीज हो जाएगी, मोबिलिटी और डिक्रीज हो जाएगी, और मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? और डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिबाय और हकल ने ये बोला कि जो मोलर कंडक्टेंस में डिक्रीज आ रहा है ना कंसंट्रेशन बढ़ाने पे, वो किसकी वजह से आ रहा है? मोबिलिटी ऑफ आयंस की वजह से आ रहा है। क्लियर हुआ? अब अगर आप इसके ऑपोजिट बात करो कि कंसंट्रेशन में क्या कर दूं? डिक्रीज कर दूं, तो अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पे आयंस को कम कर रही हूँ, तो देखो अपने आप इनके बीच में क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। और डिस्टेंस जब बढ़ जाएगा, देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पे बढ़ जाएगा। इस केस में डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा? मोबिलिटी में क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा।
और मोबिलिटी में इंक्रीज हो जाएगा तो मोलर कंडक्टेंस में भी क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो कंसेंट्रेशन डिक्रीज करने से मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसका एक्सप्लेनेशन किसने दिया था, डेबाय हकल ने। समझ आया, इतना क्लियर हुआ।